इस मशीन को ठीक कर सकता हूँ, बस एक मौका दे दीजिए। अगर कोई आपसे कहे कि 100 करोड़ की मशीन जिसे दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर 10 दिन में भी ठीक नहीं कर पाए, उसे एक जूते पॉलिश करने वाला अनाथ बच्चा सिर्फ 10 मिनट में चालू कर देगा, तो आप हंसोगे या रुककर पूरी कहानी सुनोगे? रुकिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मशीन ठीक होने की नहीं है। ये कहानी है किस्मत, खून के रिश्ते और उस बच्चे की जिसे दुनिया ने कभी मौका ही नहीं दिया। शहर के बीचों बीच स्थित शांतिनाथ ग्लोबल टेक की 40 मंजिला कांच की इमारत आज किसी शमशान की तरह खामोश थी। ये इमारत शहर का गौरव थी, जहां दुनिया की सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की मशीनें तैयार होती थीं। लेकिन पिछले 10 दिनों से इस साम्राज्य का दिल, प्रोजेक्ट फीनिक्स, एक बेजान लोहे के ढेर में तब्दील हो चुका था। ये 100 करोड़ की हाइड्रोलाइन ऑटोमेशन मशीन सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये पूरी कंपनी की रीढ़ की हड्डी थी। इसके बंद होने का मतलब था हर घंटे 50 लाख का सीधा नुकसान, गिरते हुए शेयर्स और गेट के बाहर खड़े मीडिया का तीखा शोर। वैश्विक विशेषज्ञों का जमावड़ा। अर्जुन शांतिनाथ ने अपनी पूरी ताकत और दौलत झोंक दी थी। सबसे पहले अमेरिका की सिलिकॉन वैली से सॉफ्टवेयर जीनियस की एक टीम बुलाई गई। वे अपने साथ दुनिया के सबसे महंगे डायग्नोस्टिक टूल्स और सुपर कंप्यूटर्स लाए थे। 48 घंटों तक उन्होंने करोड़ों लाइनों के कोड को खंगाला, एल्गोरिदम को बार बार रीसेट किया, लेकिन अंत में उन्होंने अपने सिर पकड़ लिए। उनके लीड इंजीनियर ने हताश होकर कहा, तारांकन मिस्टर शांतिनाथ, सॉफ्टवेयर पूरी तरह परफेक्ट है, डिजिटल सिग्नल जा रहे हैं, लेकिन मशीन रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही? ये हमारी समझ और तकनीक के परे है। अगले दिन जापान के रोबोटिक्स विशेषज्ञों की टीम चार्टर्ड प्लेन से सीधे कंपनी के पर्सनल हैंगर पर उतरी। उन्होंने अल्ट्रासोनिक सेंसर और हाई डेफिनेशन लेजर स्कैनर्स के जरिए मशीन के एक एक जोड़ की बारीकी से जांच की। जापानी इंजीनियर, जो अपनी सटीकता, प्रिसिजन के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, वे भी चकरा गए। उन्होंने झुककर माफी मांगते हुए कहा, तारांकन, तकनीकी रूप से सब कुछ सही है, पाइपलाइन में दबाव भी दिख रहा है, फिर भी प्रेशर वॉल्व नहीं खुल रहा। यह है विज्ञान नहीं, कोई रहस्यमयी जादू लग रहा है। फिर बारी आई जर्मनी के मैकेनिकल टाइटन्स की। वे दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोलाइन एक्सपर्ट्स माने जाते थे। उन्होंने मशीन के भारी भरकम पुर्जे खोल दिए, लाखों रुपए के हाइड्रोलिक पंप रातों रात बदल दिए, यहां तक कि जर्मनी से विशेष तौर पर नया मदरबोर्ड मंगाकर इंस्टॉल किया गया। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने खुद स्टार्ट बटन दबाया, मशीन एक गहरी और दर्दनाक सिसकी लेती और दोबारा लाल बत्ती जल उठती। चीन के सबसे तेज रिवर्स इंजीनियरिंग विशेषज्ञों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना था कि मशीन के भीतर कोई ऐसी अदृश्य रुकावट है जिसे दुनिया का कोई भी सेंसर पकड़ नहीं पा रहा। अर्जुन शांतिनाथ अपनी कांच की केबिन में खड़े शहर को देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरें शून्य में थीं। आंखों के नीचे पड़े काले घेरे उनकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। उन्होंने जिस साम्राज्य को शून्य से खड़ा किया था, आज वो एक छोटी सी तकनीकी खराबी के सामने ढह रहा था। वे गुस्से में पलटे और मीटिंग रूम की मेज पर जोर से हाथ मारा। सामने खड़े चीफ इंजीनियर और ग्लोबल एक्सपर्ट्स थर थर कांपने लगे। अर्जुन दहाड़े, तारांकन, 10 दिन से तुम लोग बस फाइलें घुमा रहे हो और करोड़ों का नाश्ता कर रहे हो। जर्मनी फेल, जापान फेल, अमेरिका फेल, तो क्या मैं इस 100 करोड़ की मशीन को कबाड़ में बेच दूं? अगर कल सुबह तक ये मशीन चालू नहीं हुई तो आप सबकी डिग्रियां और करियर यहीं खत्म समझो। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। बड़ी ई की ठंडी हवा के बावजूद इंजीनियरों के माथे पर पसीना था। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस समस्या का समाधान 7 समंदर पार के देशों में ढूंढा जा रहा है, उसका जवाब गेट के बाहर फुटपाथ पर धूल फांक रहा है। शांतिनाथ ग्लोबल टेक की भव्य कांच की इमारत के ठीक सामने, जहां मर्सिडीज और BMW गाड़ियों का तांता लगा रहता था, सड़क के दूसरी ओर धूल और धुएं के बीच एक छोटी सी दुनिया बसती थी। यहां 15 साल का अंश अपने पुराने लकड़ी के बक्से के साथ बैठा रहता था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे और उन पर ग्रीस के पुराने दाग थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी तीक्ष्णता थी जो किसी अनुभवी वैज्ञानिक के पास भी शायद ही हो। अंश अनाथ नहीं था, लेकिन उसका जीवन किसी अनाथ से कम भी नहीं था। वो शहर की एक तंग और अंधेरी बस्ती में अपनी मां अनन्या के साथ रहता था। अनन्या, जो कभी एक खुशहाल और समृद्ध जीवन का हिस्सा थी, अब तपेदिक टीबी की बीमारी के कारण बिस्तर से लग गई थी। दवाइयों का खर्च, घर का किराया और 2 वक्त की रोटी, सब कुछ अंश के इन नन्हे हाथों पर टिका था। सुबह के 4 बजे जब शहर सो रहा होता था, अंश जाग जाता था। अपनी बीमार मां को पानी पिलाने और उनके लिए सूखी रोटी का इंतजाम करने के बाद वो सीधे उस विशाल इमारत के सामने पहुंच जाता। हाथ में पॉलिश का ब्रश और एक पुरानी बोतल लिए वो दिन भर लोगों के जूते चमकाता। अंश की इस अद्भुत मशीनी समझ के पीछे उसके नाना रहमत चाचा का हाथ था। रहमत चाचा अपने जमाने के मशहूर मैकेनिक थे। बचपन में जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, अंश नाना के साथ पुराने इंजन, टूटे हुए रेडियो और जनरेटर खोलता था।
नाना अक्सर कहते थे। बेटा, मशीनें लोहे का बेजान टुकड़ा नहीं होती। इनमें भी धड़कन होती है, इनमें भी खून की तरह तेल दौड़ता है। अगर तुम शोर मचाना बंद करो और शांत होकर इन्हें सुनोगे तो ये खुद बताएंगी कि इन्हें दर्द कहाँ है। नाना के गुजरने के बाद गैराज तो बिक गया, लेकिन वो हुनर अंश के भीतर जिंदा रह गया। वो आज भी रात के अंधेरे में बस्ती के खराब पड़े पंखे और पंप ठीक कर देता था। उसके लिए मशीनें एक पहेली थीं, जिन्हें सुलझाना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। पिछले 10 दिनों से जब पूरी दुनिया के इंजीनियर लैपटॉप और महंगे सेंसर्स लेकर मशीन के इर्द गिर्द नाच रहे थे, अंश बाहर फुटपाथ पर बैठा उस बीमारी को महसूस कर रहा था। उसने गौर किया था कि जब सुबह मशीन चालू करने की कोशिश की जाती तो सड़क के नीचे की जमीन में एक खास तरह का कंपन, वाइब्रेशन होता था। वो कंपन मशीन के बीच तक जाकर अचानक रुक जाता था, जैसे किसी ने चलती हुई सांस को बीच में ही दबोच लिया हो। उसने ये भी देखा कि इमारत की विशाल चिमनी से निकलने वाला धुआं अपनी प्राकृतिक लय खो चुका था। जहां धुएं को एक पतली और तेज धार में निकलना चाहिए था, वहां वो रुक रुक कर छोटे और काले गुब्बारों में निकल रहा था। अंश अपने ब्रश को पॉलिश के डिब्बे में डुबोते हुए बुदबुदाता, तारांकन, ये लोग गलत कर रहे हैं। वे दिमाग सॉफ्टवेयर ठीक कर रहे हैं, जबकि रुकावट रगों पाइपलाइनों में है। प्रेशर बन रहा है, पर वो बाहर नहीं आ पा रहा। अटूट उम्मीद। वो रोज सुबह उठकर उम्मीद करता कि आज मशीन की आवाज सामान्य हो जाएगी, लेकिन हर शाम उसे वही बेबस आवाज सुनाई देती। उसे अपनी माँ की उखड़ती सांसों और इस मशीन की खामोशी में एक अजीब सी समानता दिखने लगी थी। वो जानता था कि अगर मशीन ठीक हो गई तो शायद उसे इतना इनाम मिल जाए कि वो अपनी माँ का ऑपरेशन करा सके। उस दिन जब उसने गेट के पास सुरक्षा कर्मियों को घबराते हुए और इंजीनियरों को हताश होकर बाहर निकलते देखा तो उसके अंदर का मैकेनिक पूरी तरह जाग उठा। उसने अपने पॉलिश के बक्से को एक तरफ रखा और अपनी फटी हुई कमीज के बटन ठीक किए। उसने मन ही मन तय कर लिया, चाहे उसे कितनी भी जिल्लत क्यों न सहनी पड़े, वो उस प्रोजेक्ट फिनिक्स की धड़कन को दोबारा शुरू करके रहेगा। दोपहर का सूरज आग उगल रहा था। शांतिनाथ ग्लोबल टेक के मुख्य गेट पर तनाव की लहर साफ महसूस की जा सकती थी। मीडिया की गाड़ियां बाहर खड़ी थीं और बाउंसर किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने से रोक रहे थे। तभी गेट खुला और अर्जुन शांतिनाथ अपनी मर्सिडीज की ओर बढ़ते दिखे। उनके पीछे विदेशी इंजीनियरों का एक झुंड और स्थानीय अधिकारियों का लश्कर था, जो अपनी नाकामी को तकनीकी शब्दों के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अंश, जो घंटों से इस मौके का इंतजार कर रहा था, भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। वो सुरक्षा घेरे को तोड़कर सीधे अर्जुन के सामने पहुंच गया। साहब, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आप लोग गलत जगह ढूंढ रहे हैं। अंश की आवाज में एक अजीब सा यकीन था। अर्जुन के कदम ठिठक गए। उन्होंने रुककर उस लड़के को देखा। धूल में सना हुआ चेहरा, फटी हुई कमीज जिस पर पसीने और ग्रीस के दाग थे, और हाथ में पॉलिश का ब्रश। कंपनी के सीईओ खन्ना, जो पहले ही 10 दिन की असफलता से चिढ़े हुए थे, आग बबूला होकर आगे बढ़े। ए लड़के, ये कोई भीख मांगने की जगह नहीं है। इसे यहां किसने आने दिया? गार्ड, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। इंजीनियरों का क्रूर मजाक। अंश पीछे नहीं हटा। उसने जोर से कहा, साहब, मैं भीख मांगने नहीं आया। आपकी मशीन का एयर प्रेशर लीक नहीं हो रहा, वो चोक हो गया है। बैकअप यूनिट की तीसरी पाइप चेक कीजिए, समस्या वही है। आप गलत सेंसर बदल रहे हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद दुनिया भर के इंजीनियरों के बीच एक सन्नाटा छा गया, जो अगले ही पल एक भयानक अट्टहास में बदल गया। अमेरिका से आए सीनियर इंजीनियर मिस्टर स्मिथ पेट पकड़कर हंसने लगे। लुक एट दिस, इसे देखो। हमने करोड़ों के डायग्नोस्टिक्स टूल्स इस्तेमाल किए, थर्मल स्कैनिंग की, और ये सड़क पर बैठने वाला बूट पॉलिश बॉय हमें इंजीनियरिंग सिखाएगा। एक भारतीय सीनियर इंजीनियर, जो अपनी विदेशी डिग्री पर बहुत गर्व करता था, उसने अंश के पास जाकर उसके फटे कॉलर को उंगली से छुआ। बेटा, तुमने कभी हाइड्रोलाइन शब्द सुना भी है? तुम्हें पता भी है कि एक सेंसर की कीमत कितनी होती है? जा जाकर जूते चमका, अपनी औकात मत भूल। ये 100 करोड़ की मशीन है, तेरे नाना का टूटा हुआ रेडियो नहीं। जिल्लत की पराकाष्ठा। अंश की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसकी जुबान नहीं लड़खड़ाई। साहब, डिग्रियां मैंने नहीं देखी, लेकिन मशीनों को जिया है। आपकी मशीन सांस नहीं ले पा रही है, आप उसका दर्द महसूस क्यों नहीं कर रहे? अर्जुन शांतिनाथ, जो अब तक चुप थे, करीब आए। उनकी आंखों में थकान और गहरा गुस्सा था। उन्होंने अंश को ऊपर से नीचे तक देखा और एक ठंडे स्वर में बोले, तारांकन, तुम्हें लगता है कि तुम इन दिग्गजों से ज्यादा जानते हो? अपनी ये बकवास बंद करो और यहां से दफा हो जाओ। इससे पहले कि अंश कुछ और बोल पाता, एक विशालकाय गार्ड ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे जोर से पीछे की ओर धक्का दिया। अंश का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे कंक्रीट की सड़क पर जा गिरा। उसके हाथ से पॉलिश की बोतल छूटकर पत्थर से टकराई और टूट गई। काला रंग बिखरकर अंश के चेहरे और उसकी फटी कमीज पर लग गया। देखो, अब ये असली इंजीनियर लग रहा है, पूरी तरह काला।
खन्ना चिल्लाया और पूरा स्टाफ बेरहमी से हंस पड़ा। गार्ड ने उसे घसीटते हुए मुख्य सड़क पर फेंक दिया। दोबारा इधर दिखा तो पैर तोड़ दूंगा। अंश का गिरना और टूटना। अंश के घुटने छिल गए थे और उनसे खून रिस रहा था। उसका चेहरा काला हो चुका था और लोग उसे देखकर पागल कहकर हंस रहे थे। वो जमीन पर पड़ा अपनी टूटी हुई बोतल और बिखरे हुए ब्रश को समेट रहा था। उसकी आंखों से गिरते आंसू उस काले रंग के साथ मिलकर उसके गालों पर बह रहे थे। उसने धुंधली आंखों से अर्जुन की गाड़ी को धूल उड़ाते हुए जाते देखा। उसे अपना अपमान इतना नहीं चुभा जितना ये एहसास कि उसकी मां की आखिरी उम्मीद, उस मशीन का इनाम उससे छिन गया था। उसने मन ही मन कहा, तारांकन साहब, आज आपने मेरा नहीं, हुनर का अपमान किया है। कल जब ये मशीन रोएगी तब आपको इस काले चेहरे वाले बच्चे की याद आएगी। अगले दिन की सुबह शांतिनाथ ग्लोबल टेक के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। जैसे ही जर्मनी और जापान के इंजीनियरों ने हार मानकर मशीन को आखिरी बार फोर्स रिबूट करने की कोशिश की, पूरी बिल्डिंग एक जोरदार धमाके से दहल उठी। धाड़। मशीन के मुख्य पैनल पर लगी सैकड़ों नीली लाइटें अचानक लाल होकर पागलों की तरह लपकने लगीं। पूरी असेंबली लाइन से काला धुआं निकलने लगा और सायरन की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। कंप्यूटर की विशाल स्क्रीन पर खून की तरह लाल अक्षरों में चेतावनी फ्लैश होने लगी। सिस्टम क्रिटिकल, प्रेशर ओवरलोड माइनस टोटल कोलैप्स इमिनेंट। सिस्टम क्रिटिकल, प्रेशर ओवरलोड माइनस पूर्ण पतन करीब है। महारथियों की भगदड़। अर्जुन शांतिनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर अगले 15 मिनट में मशीन चालू नहीं हुई या प्रेशर कम नहीं हुआ तो 100 करोड़ की ये मशीन एक मलबे में तब्दील हो जाएगी और शायद पूरी बिल्डिंग को भी ले डूबेगी। विदेशी इंजीनियरों के हाथ कांपने लगे। अमेरिका के मिस्टर स्मिथ ने अपना लैपटॉप बंद किया और पीछे हटते हुए बोले, तारांकन सॉरी मिस्टर शांतिनाथ, ये अब कंट्रोल से बाहर है। हमने सब कुछ आजमा लिया। ये मशीन अब एक टाइम बम बन चुकी है। हमें बिल्डिंग खाली करनी चाहिए। अंश की दोबारा एंट्री। तभी गेट के पास तैनात गार्डों को धकेलते हुए वही बच्चा अंश दोबारा हॉल के अंदर दाखिल हुआ। उसके माथे पर कल की चोट की पट्टी बंधी थी और चेहरे पर अभी भी अपमान के निशान थे। गार्ड उसे दोबारा घसीटने के लिए बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने कांपती आवाज में चिल्लाकर कहा, तारांकन रुक जाओ, उसे आने दो। अर्जुन की आवाज में आज कोई गरूर नहीं बल्कि एक डूबते हुए इंसान की हताशा थी। उन्होंने अंश की आंखों में देखा और पूछा, तारांकन, क्या तुम अब भी इसे ठीक कर सकते हो? देखो इसे, ये मरने वाली है। हॉल में मौजूद चीफ इंजीनियर खन्ना और बाकी विशेषज्ञों की टीम अपनी हार को पचा नहीं पा रही थी। उन्हें डर था कि अगर इस बच्चे ने मशीन ठीक कर दी तो उनकी बरसों की डिग्रियां कचरा साबित होंगी। खन्ना नफरत से आगे बढ़ा और अर्जुन के कान में फुसफुसाया, तारांकन सर, आप इस भिखारी पर भरोसा कर रहे हैं? ठीक है, अगर इसे इतना ही शौक है तो एक शर्त रखते हैं। खन्ना ने अंश के पास जाकर उसके फटे कॉलर को उंगली से दबाया और सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, सुनो सब, हम दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ यहां खड़े हैं। अगर हम इसे ठीक नहीं कर पाए तो जाहिर है कि ये लड़का भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इस लड़के ने 10 मिनट में इस मशीन को चालू कर दिया तो मैं और यहां खड़े सभी सीनियर इंजीनियर अपनी डिग्रियां इसी मशीन के नीचे जला देंगे और इसे अपना उस्ताद मानेंगे। लेकिन अगर ये फेल हो गया तो इसे उसी वक्त पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और इसे तोड़फोड़ सैबोटाज के जुर्म में उम्र भर के लिए जेल भेज दिया जाएगा। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अंश से पूछा, तारांकन, क्या तुम्हें शर्त मंजूर है? तुम जेल भी जा सकते हो। अंश ने गहरी सांस ली और अपनी फटी जेब से नाना का दिया हुआ वो पुराना घिसा हुआ पीतल का रेंच निकाला। उसने खन्ना की आंखों में आंखें डालकर कहा, तारांकन साहब, मुझे आपकी डिग्रियां जलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस मेरी मां के इलाज के लिए थोड़े पैसे और इस मशीन की सांसें वापस चाहिए। मुझे शर्त मंजूर है। चमत्कार की वो 10 मिनट, घड़ी की सुइयां टिक टिक करने लगीं। 10 मिनट का समय शुरू हुआ। इंजीनियर पीछे हटकर हाथ बांधे खड़े हो गए। उनके चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान थी। अंश मशीन के पास गया। उसने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा तक नहीं। वो सीधे मशीन के सबसे निचले और पिछले हिस्से में गया जहां काला तेल और कचरा जमा था। वो जमीन पर लेट गया और अपनी फटी कमीज की परवाह किए बिना उस संकरी जगह में घिसटते हुए अंदर घुस गया जहां कोई इंजीनियर अपनी सूट वाली कमीज खराब होने के डर से नहीं गया था। 8 मिनट बचे हैं। खन्ना ने घड़ी देखते हुए ताना मारा। मशीन के अंदर से धातु के टकराने की आवाजें आ रही थीं। अंश को अंदर भयानक गर्मी महसूस हो रही थी। उसने देखा कि प्रेशर वॉल्व के पास एक छोटी सी धातु की पिन, जिसे कल किसी ने जानबूझकर वहां फंसाया था, अब पूरी तरह जाम हो चुकी थी। 5 मिनट। अंश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके छिले हुए घुटनों से खून दोबारा बहने लगा और ग्रीस उसकी आंखों में जा रही थी। उसने रिंच को एक खास कोण एंगल पर फंसाया और पूरी जान लगा दी। कड़क की एक आवाज आई।
वो पिन बाहर निकल गई। उसने तुरंत वॉल्व को अपने हाथ की उंगलियों से महसूस करते हुए सही जगह पर सेट किया। 2 मिनट। अंश बाहर निकला। उसका पूरा शरीर ग्रीस और काले तेल से लथपथ था। वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। उसने हाफते हुए अर्जुन की तरफ देखा और कहा, साहब अब स्टार्ट बटन दबाइए। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी किस्मत को उस एक हरे बटन पर टिका दिया। क्लिक। अगले ही पल मशीन ने एक जोरदार हुंकार भरी, जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो। जो लाल लाइटें पागलों की तरह जल रही थीं, वे अचानक शांत होकर एक स्थिर नीली रोशनी में बदल गईं। सायरन बंद हो गया और मशीन के विशाल गियर्स पूरी लय में घूमने लगे। 100 करोड़ की मशीन दोबारा जिंदा हो चुकी थी। 10 दिन का सन्नाटा 10 मिनट के हुनर ने खत्म कर दिया था। अर्जुन की आंखों से आंसू टपक पड़े। खन्ना और उन बड़े बड़े इंजीनियरों के चेहरों से खून उड़ चुका था। वे जिस बच्चे को जेल भेजने की बात कर रहे थे, उसने उनकी नाकामी को दुनिया की सबसे बड़ी सफलता में बदल दिया था। मशीन की लयबद्ध गूंज अब पूरे हॉल में एक संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। 10 दिन से जो इंजीनियर चिल्ला रहे थे, वे अब बुत बने खड़े थे। अर्जुन शांतिनाथ उस विशाल मशीन को नहीं देख रहे थे। उनकी नजरें उस छोटे से बच्चे पर टिकी थीं, जो कालिख और तेल में डूबा हुआ हाँफ रहा था। अर्जुन के कदम खुद ब खुद अंश की ओर बढ़ गए। उन्होंने अपना महंगा रेशमी रुमाल निकाला और घुटनों के बल बैठकर अंश के चेहरे पर जमी काली ग्रीस को पोंछने लगे। बेटा, तुमने आज सिर्फ मेरी कंपनी नहीं, मेरी इज्जत भी बचा ली। अर्जुन की आवाज भर आई थी। बताओ, मैं तुम्हें क्या दूं? तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। दौलत, घर, शोहरत। क्या चाहिए तुम्हें? एक पुरानी तस्वीर और टूटता सब्र। अंश ने अपनी फटी हुई जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी पुरानी तस्वीर निकाली। वो तस्वीर किनारों से गल चुकी थी और उस पर तेल के निशान थे, लेकिन उसमें दिख रहा चेहरा साफ था। अंश ने कांपते हाथों से वो फोटो अर्जुन की ओर बढ़ाई। साहब, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस मेरी माँ। वो बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आज रात तक उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो हमें छोड़ जाएंगी। मुझे बस अपनी माँ की सांसें चाहिए। अर्जुन ने जैसे ही उस तस्वीर को हाथ में लिया, उनके पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उनके हाथ से रुमाल गिर गया। तस्वीर में एक जवान लड़की मुस्कुरा रही थी। वही सादगी, वही हिरणी जैसी आंखें और वही मासूमियत। अनन्या? अर्जुन के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जैसे कोई रूह पुकार रही हो। ये वही अनन्या थी जिसे अर्जुन ने 16 साल पहले अपनी दुनिया माना था। दोनों ने मंदिर में शादी की थी, लेकिन अर्जुन के पिता, जो उस समय के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन थे, उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अर्जुन के पिता ने एक गहरी साजिश रची थी। अर्जुन को एक झूठी चिट्ठी दिखाई गई कि अनन्या किसी और के साथ शहर छोड़कर चली गई है, और अनन्या को यह यकीन दिलाया गया कि अर्जुन ने उसे अपनी जायदाद बचाने के लिए ठुकरा दिया है। अर्जुन को कभी पता ही नहीं चला कि जिस दिन उसे घर से दूर भेजा गया था, उस वक्त अनन्या गर्भवती थी। अर्जुन ने चिल्लाकर अंश के कंधे पकड़े। तुम्हारी माँ का नाम अनन्या है? वो कहाँ है? और तुम्हारे नाना, क्या वे रहमत चाचा थे, वही मैकेनिक? अंश की आंखों में हैरानी और डर था। हाँ साहब, आप मेरे नाना को कैसे जानते हैं? अर्जुन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। जिस बच्चे को उन्होंने कल भिखारी कहकर धक्के खाने दिए, जिसे आज खन्ना ने जेल भेजने की शर्त लगाई थी, और जिस काले चेहरे वाले बच्चे का पूरी कंपनी ने मजाक उड़ाया था, वो कोई और नहीं, अर्जुन शांतिनाथ का अपना बेटा था, उनके अपने साम्राज्य का असली वारिस। अर्जुन ने चीखते हुए अंश को सीने से लगा लिया। उनके महंगे कोट पर ग्रीस लग रही थी, लेकिन आज उन्हें दुनिया के सबसे कीमती हीरे को गले लगाने का एहसास हो रहा था। अंश, मैं ही तुम्हारा अभागा बाप हूं बेटा। अर्जुन की दहाड़ पूरे हॉल में गूंजी। वहां मौजूद स्टाफ और इंजीनियरों के जैसे प्राण सूख गए। खन्ना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जिस बच्चे को जलील किया था, वो असल में उसका होने वाला मालिक था। अर्जुन ने पलक झपकते ही अपनी कमांड दी, गाड़ी निकालो, शहर के सबसे बड़े हार्ट सर्जन को फोन करो। मुझे अपोलो अस्पताल का पूरा आईसीयू खाली चाहिए। मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। अर्जुन अंश को लगभग गोद में उठाकर अपनी मर्सिडीज की ओर भागे। आज उस कार में कोई बिजनेस मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक पिता अपने बेटे का हाथ थामे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े प्रायश्चित की ओर दौड़ रहा था। जब वे बस्ती की उस तंग और बदबूदार गली में पहुंचे, तो अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनकी अनन्या, जिसे महलों में होना चाहिए था, एक टूटी हुई खाट पर पड़ी मौत का इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने उसे देखा तो उनकी रूह कांप गई। उन्होंने बिना सोचे अपनी पत्नी को गोद में उठाया। उनके कपड़ों पर खून और गंदगी लग रही थी, लेकिन आज उन्हें सिर्फ अनन्या की धड़कन सुनाई दे रही थी। अंश गाड़ी में रो रहा था। अर्जुन ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा,
तुमने मशीन की धड़कन तो लौटा दी, अब प्रार्थना करो कि मैं तुम्हारी माँ की धड़कन वापस ला सकूं। मैं तुम दोनों को दोबारा कभी खोने नहीं दूंगा। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल लाइट अर्जुन शांतिनाथ के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी थी। शहर के सबसे बड़े सर्जन्स की टीम अनन्या की जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। अर्जुन वहीं ठंडे फर्श पर बैठ गए। उनके हाथों पर अभी भी ग्रीस लगी थी और उनके करोड़ों के सूट पर अस्पताल की दवाइयों की महक और अनन्या के पसीने के दाग थे। अंश उनके पास खड़ा था, उसके छोटे हाथ अपने पिता के कंधों पर थे। अर्जुन ने अंश का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, बेटा, आज अगर तुम उस गेट पर न आए होते तो मैं अपनी पूरी जिंदगी एक अंधेरे और झूठे सच में गुजार देता। 4 लंबे घंटों के बाद ऑपरेशन थिएटर की लाल लाइट बंद हुई। मुख्य सर्जन बाहर आए और चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान के साथ बोले, तारांकन मिस्टर शांतिनाथ, अनन्या जी अब खतरे से बाहर हैं। उनकी जीने की इच्छा शक्ति ने मेडिकल साइंस को भी हरा दिया। वे बस अब होश में आने ही वाली हैं। अर्जुन और अंश एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। ये जीत सिर्फ एक बीमारी पर नहीं थी, बल्कि सालों की नफरत और गलतफहमी पर थी। अगले दिन शांतिनाथ ग्लोबल टेक का नजारा बदला हुआ था। बोर्ड मीटिंग बुलाई गई थी। सभी बड़े इंजीनियर और अधिकारी वहां मौजूद थे। तभी अर्जुन शांतिनाथ कमरे में दाखिल हुए, लेकिन आज उनके साथ अंश भी था। अंश ने आज कोई महंगा सूट नहीं पहना था। उसने अपनी वही पुरानी फटी हुई लेकिन धुली हुई शर्ट पहनी थी और उसके हाथ में वही बूट पॉलिश वाला बक्सा था। अर्जुन के चेहरे पर एक ऐसी कठोरता थी जिससे पूरा हॉल कांप उठा। उन्होंने मेज पर अपना लैपटॉप घुमाया और एक गुप्त सीसीटीवी फुटेज प्ले किया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि सीईओ खन्ना और उसके 2 करीबी इंजीनियरों ने रात के अंधेरे में मशीन के बैकअप यूनिट में जानबूझकर वो मेटल पिन फंसाई थी। उनका मकसद था कि मशीन खराब हो ताकि वे जर्मनी से नए पार्ट्स मंगवाने के नाम पर करोड़ों का फर्जी बिल बनाकर कमीशन खा सकें। अर्जुन की आवाज बिजली की तरह गूंजी, तारांकन मिस्टर खन्ना, कल आपने एक शर्त रखी थी कि अगर ये लड़का मशीन ठीक कर दे तो आप अपनी डिग्रियां जला देंगे, लेकिन आज मैं आपको एक नई सजा दूंगा। अर्जुन ने पुलिस की ओर इशारा किया जो गेट पर खड़ी थी। इन लोगों को गिरफ्तार करो। इन्होंने सिर्फ धोखाधड़ी नहीं की, बल्कि एक बेगुनाह बच्चे की जान जोखिम में डाली और हुनर का अपमान किया। खन्ना, तुम्हारी डिग्रियां जलाना तो छोटी बात है, मैं तुम्हारी पूरी साख मिट्टी में मिला दूंगा। गार्ड्स ने खन्ना और उसकी टीम को उसी गेट से घसीटते हुए बाहर निकाला जहां से उन्होंने अंश को धक्का देकर गिराया था। आज पूरा स्टाफ और वे विदेशी इंजीनियर तालियां बजा रहे थे, लेकिन अर्जुन की नजरें सिर्फ अंश पर थीं। अर्जुन ने घोषणा की, तारांकन, आज से इस कंपनी का नाम शांतिनाथ ग्लोबल टेक नहीं बल्कि अंश अनन्या इनोवेशन सेंटर होगा। और यहाँ काम करने वाले हर इंजीनियर के लिए एक नया नियम है, आपकी डिग्री बाद में देखी जाएगी, पहले आपका हाथ और मशीनों के प्रति आपका लगाव देखा जाएगा। अर्जुन ने अंश की ओर देखा और उससे कहा कि वो अपना वो पुराना पॉलिश बक्सा कंपनी के मुख्य रिसेप्शन पर रखे। वो बक्सा आज भी वहां एक कांच के बॉक्स में रखा है जिसके नीचे लिखा है, हुनर कपड़ों का मोहताज नहीं होता और प्रतिभा किसी डिग्री की गुलाम नहीं होती। अंत द कंक्लूजन, आज अनन्या महलों में है, उसका इलाज पूरा हो चुका है। अंश शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ता है, लेकिन शाम को वो आज भी अपने पिता के साथ उसी 100 करोड़ की मशीन के पास बैठता है। अर्जुन शांतिनाथ हर दिन उस मशीन की धड़कन सुनते हैं और उन्हें एहसास होता है कि अगर उस दिन उन्होंने उस जूते पॉलिश करने वाले बच्चे की पुकार अनसुनी कर दी होती तो आज उनके पास न तो ये साम्राज्य होता और न ही उनका परिवार। दोस्तों, दुनिया आपको आपके हालातों से पहचानेगी, लेकिन आपकी असली पहचान आपका हुनर ही दिलाएगा। कभी किसी के फटे कपड़ों को देखकर उसके दिमाग का अंदाजा मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि जिसे आप मामूली समझ रहे हो वही आपकी डूबती नैया का एकमात्र सहारा हो।